अरावली की पहाड़ियों के बीच से सूरज उस शाम कुछ अलग ही अंदाज में ढल रहा था। रोशनी सुनहरी थी, पर उसमें एक अजीब सी थकान थी, जैसे प्रकृति किसी बड़े परिवर्तन की आहट महसूस कर रही हो। इन्हीं पहाड़ियों के बीच बसा था नागपुरा, एक प्राचीन रियासत जिसकी दीवारें आज टूट चुकी हैं, लेकिन 300 साल पहले यही भूमि राजपूत शौर्य, राजनीति और विश्वासघात की सबसे गहरी कहानियों की जन्मस्थली हुआ करती थी। नागपुरा की सबसे बड़ी पहचान थी नागवंशी ढाल, एक पवित्र राजसत्ता का प्रतीक। कहा जाता था कि यह ढाल केवल युद्ध की नहीं, बल्कि राजगद्दी की वैधता की निशानी है। जिसे यह ढाल मिले, वही नागपुरा का सच्चा शासक कहलाए। इस ढाल की रक्षा का दायित्व सौंपा गया था वीरनाथ सिंह को, नागपुरा के सबसे कुशल, निडर और वफादार रक्षक को। महाराज अद्विक सिंह की एकमात्र संतान थी राजकुमारी देवांशी। देवांशी सुंदरता और बुद्धिमत्ता का अद्भुत संगम थी। इतिहास, कूटनीति और युद्धकला में निपुण, लेकिन उनके हृदय में एक ऐसा स्थान था जिसे कोई पढ़ भी नहीं सकता था। वह स्थान वीरनाथ सिंह का था, जो उनके बचपन का साथी भी था और राज्य का सबसे भरोसेमंद योद्धा भी। परंतु राजनीति और प्रेम कभी एक राह पर नहीं चलते। पूर्वी पड़ोसी राज्य हितौड़ वर्षों से नागपुरा के साथ एक संधि करवाना चाहता था। इस संधि का केंद्र था देवांशी का विवाह हितौड़ के राजकुमार से। यह सुनकर देवांशी का हृदय टूट गया और वीरनाथ की आत्मा मौन हो गई। पर राज्य के लिए महाराज अद्विक सिंह को यह विवाह आवश्यक लगा। यही वह समय था जब नागपुरा का अंधकार जन्म लेने लगा। महाराज के सौतेले भाई अभिराज सिंह की महत्वाकांक्षा अब जाग उठी। बचपन से ही वह गद्दी पाना चाहता था और अब उसे लगा कि अवसर आ गया है। यदि देवांशी विवाह कर राज्य छोड़ती हैं, तो नागपुरा बिना उत्तराधिकारी के रह जाएगा, और यदि वह तब तक नागवंशी ढाल हासिल कर ले तो सिंहासन उसका। यही सोचकर उसने एक कपटी योजना बनाई। एक रात रियासत में अफवाह फैलाई गई, हितौड़ अचानक आक्रमण करने वाला है। ढाल को सुरक्षित स्थान पर ले जाना होगा। अफरा तफरी मच गई, लेकिन देवांशी को यह बात संदिग्ध लगी। उन्होंने वीरनाथ को बुलाकर पूछा। वीरनाथ ने स्पष्ट कहा कि उन्हें किसी युद्ध का आभास नहीं हुआ, पर अफवाहों के पीछे का खेल उन्हें भी खटक रहा था। अगली रात जब किला सो रहा था, अचानक ढालगृह पर हमला हुआ। नकाबपोश सैनिक अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। वीरनाथ बिजली की गति से उनके सामने खड़े हो गए। तलवारें चमकी, चीखें गूंजी, और कुछ ही देर में ढालगृह उनके योद्धापन की गवाही दे रहा था। लेकिन एक तीर पीछे से आकर उनके कंधे में धंस गया। जब उन्होंने तीर उठाकर देखा, तो उस पर हितौड़ का नहीं, अभिराज सिंह का प्रतीक बना था। सब कुछ साफ था। हमलावर बाहर के नहीं, अंदर के थे। घायल अवस्था में वीरनाथ किसी तरह देवांशी के कक्ष तक पहुंचे। उनके हाथों में ढाल थी। देवांशी घबराते हुए बोली, यह तीर किसका है? वीरनाथ ने दर्द में कहा, आपके चाचा। वे एक बड़ा खेल खेल रहे हैं। कल सुबह वे किले पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे। देवांशी की आंखों में तूफान उतर आया। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, तो हम यह होने नहीं देंगे। सुबह होते ही अभिराज अपनी बड़ी सेना के साथ किले पर धावा बोल देता है। किले की दीवारें तोपों से हिलने लगती हैं। धुआं, आग और चीखों की आवाजें हवा में घुल जाती हैं। देवांशी और वीरनाथ प्राचीर पर खड़े होकर युद्ध का नेतृत्व करते हैं। अभिराज खुलेआम घोषणा करता है, ढाल सौंप दो, नागपुरा मेरा है। लेकिन वीरनाथ की आवाज गूंजती है, ढाल वीरों की है, गद्दारों की नहीं। युद्ध भयंकर था। नागपुरा के सैनिकों ने वीरता दिखाई, पर अभिराज की सेना संख्या में अधिक थी। देवांशी तीर चलाती रहीं,
वीरनाथ तलवार उठाते रहे, लेकिन आखिरकार अभिराज स्वयं तलवार लेकर उनके सामने आ खड़ा हुआ। उसने व्यंग्य में कहा, वीरनाथ, तुम योद्धा हो पर राजनीति में अनाड़ी। ढाल मेरी नियति है। वीरनाथ ने उत्तर दिया, राज्य का प्रतीक कभी धोखे से नहीं मिलता। दोनों में घमासान द्वंद्व हुआ। अंततः वीरनाथ ने अभिराज को परास्त कर उसकी छाती में अंतिम वार किया। अभिराज मरते मरते भी फुसफुसाया, ढाल मेरी होती, और प्राचीर से गिर गया। पर युद्ध की कीमत भारी थी। वीरनाथ अपने अनेक घावों से कमजोर होने लगे। देवांशी उनके पास दौड़ी। उन्होंने ढाल देवांशी के हाथों में दी और धीमे स्वर में कहा, नागपुरा अब सुरक्षित है। आपके कारण। देवांशी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने उनका हाथ पकड़ा, तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा है। वीरनाथ मुस्कुराते हुए बोले, प्रेम कभी मरता नहीं, वह इतिहास बन जाता है। और उनकी अंतिम सांस थम गई। युद्ध समाप्त हुआ। नागपुरा बच गया, लेकिन उसके 2 सबसे चमकीले सितारे खो चुके थे। देवांशी ने गद्दी संभाली और ढाल को पुनः गोपनगृह में स्थापित किया। उन्होंने प्रण लिया कि ढाल कभी किसी स्वार्थी हाथ में नहीं जाएगी। उनके शासन में नागपुरा फिर से विकसित हुआ, लेकिन वह स्वयं जीवन भर अकेली रहीं। हर वर्ष युद्ध दिवस पर वे उसी प्राचीर पर खड़ी होती जहां वीरनाथ गिरा था। कहते हैं कि आज भी नागपुरा के खंडहर किले में रात को एक छाया दिखाई देती है, कंधे पर ढाल, हाथ में तलवार। लोग कहते हैं वह वीरनाथ है, जो आज भी अपनी रियासत की रक्षा करता है। क्योंकि कुछ योद्धा मरते नहीं, वे इतिहास बन जाते हैं।